एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। आज हम बात करेंगे फर्स्ट फीमेल ऑफिसर जिन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है हॉस्पिटल सर्विसेज का। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रधानमंत्री अजय स्कीम, मतलब पीएम अजय स्कीम के बारे में बात करेंगे। और लंबे समय से यहाँ पे डिमांड चल रही थी, इंडिया और भारत के बीच में डिबेट भी चल रहा था। फाइनली यहाँ पे एनसीईआरटी की मीटिंग हुई और रिकमेंडेशन आ चुका है कि आने वाले समय में एनसीईआरटी की जो भी बुक्स आएंगी उनमें इंडिया की जगह पे भारत लिखा हुआ होगा। तो क्या है ये पूरी कहानी, हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स को। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। तो फर्स्ट नंबर पे है साधना सक्सेना नायर। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये एयर मार्शल साधना सक्सेना जी की है और इन्हें डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विस में बनाया गया है और ये पहली लेडी बन गई है जो इस पोस्ट पर पहुंची हैं। ये पहली लेडी ऑफिसर है इस पोस्ट को होल्ड करने वाली। क्या बन गई है, ये डायरेक्टर जनरल बन गई है हॉस्पिटल सर्विस आर्म फोर्सेज में। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर साधना नायर का प्रमोशन होने के बाद ये सेकेंड वीमेन ऑफिसर ये बन चुकी हैं जो कि रैंक ऑफ एयर मार्शल पे पहुंची हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो आज भी हमारे देश में जो हमारी एयर फोर्सेस हैं या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वहाँ पे वीमेंस का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम देखने को मिलता है आपको। इसलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहली फीमेल जो कि एयर मार्शल की फील्ड पे पहुंची थी, जिनको रैंकिंग दी गई थी एयर मार्शल की, वो कौन थी? पद्मा बंदोपाध्याय जी थी। इनको 2002 में एयर मार्शल की रैंक दी गई थी। और सेकेंड लेडी जो है वो है आपकी साधना नायर या साधना सक्सेना नायर जो कि एयर मार्शल की रैंक पे पहुंची हैं और पहली लेडी बन गई हैं जो कि डायरेक्टर जनरल बनी है हॉस्पिटल सर्विस इंडियन आर्म फोर्सेस में। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके पहले ही क्या काम कर रही थी? प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर थी एट ट्रेनिंग कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स लोकेटेड एट बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में जो इंडियन एयरफोर्स का ट्रेनिंग कमांड सेंटर था वहाँ पे प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर थी। ठीक है, अगर हम बात करें एयर मार्शल साधना के बारे में तो उनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम क्या है यहाँ पे? केपी नायर, एयर मार्शल केपी नायर। तो ये जो कपल है ना, एकमात्र हमारा ऐसा कपल है जो कि दोनों के दोनों एयर मार्शल की फील्ड पे है। तो एयर मार्शल साधना इज द वाइफ ऑफ एयर मार्शल केपी नायर जो कि रिटायर हो चुके हैं। द नेयर्स ऑल्सो हैपन टू बी द फर्स्ट एंड ओनली एयर मार्शल कपल इन द इंडियन एयरफोर्स। क्लियर इतनी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं, साथ ही पहली और केवल ओनली वीमेन प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर रही हैं वेस्टर्न एयर कमांड ट्रेनिंग सेंटर में। ठीक है, इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया जा चुका है। तो आपको यहाँ पर नाम याद रखना है साधना सक्सेना जी का, इंपॉर्टेंट पर्सन है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये पहली डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विस आर्म फोर्सेस में पहुंची हैं और ये सेकंड वीमेन है जिनको रैंक मिला है एयर मार्शल का। तो फर्स्ट वीमेन का नाम भी याद रखना क्योंकि जो फर्स्ट होता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बात करेंगे अगले पर्सन के बारे में। तो अगले पर्सन न्यूज़ में है यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, इन्हें वापस से लेज का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। ओके, तो लेज अनाउंस महेंद्र सिंह धोनी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो महेंद्र सिंह धोनी जो कि एक क्रिकेटर है उन्हें लेज का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया है और इसके अलावा एक कैंपेन भी रन किया जा रहा है, नो लेज नो गेम्स। बेसिकली ये जो कैंपेन है वो स्पोर्ट्स को और भी ज़्यादा ग्लोबली आप कह सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए, स्पोर्ट्स में यूथ को कनेक्ट करने के लिए इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है चेतन भगत। आई होप आप लोग ने इनकी नाम सुना होगा, इनकी नॉवेल्स को पढ़ा होगा। तो चेतन भगत अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्बिन एजुकेशन। तो हेनरी हार्बिन एजुकेशन बेसिकली एक स्टार्टअप, एडटेक स्टार्टअप है। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है यहाँ पे? कोनल गुप्ता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एडटेक एजुकेशनल एडटेक प्लेटफॉर्म है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है चेतन भगत को। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है, आप हमेशा नीरज चोपड़ा का नाम याद रखते हैं। बिल्कुल, क्यों याद रखते हैं? क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए। आप एक और पर्सन का नाम आज से याद रखना शुरू कर दो, वो है नीरज यादव। नीरज चोपड़ा तो याद ही है, नीरज यादव याद रख लो। नीरज चोपड़ा क्या करते थे? तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से एसोसिएटेड थे
और नीरज यादव जी कौन है? तो नीरज यादव का जो रिलेशन है वो डिस्कस थ्रो से है। डिस्कस थ्रो से इनका रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। और अभी जो एशियन पैरा गेम्स चल रहे हैं उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है डिस्कस थ्रो मेंस कैटेगरी में। तो नीरज यादव का नाम याद आपको रखना है। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो दो हैं पर्सन, यहाँ पे दो साइंटिस्ट की पिक्चर आपको देखने को मिल रही होगी। यूएस हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड प्रेजेंटेड टू इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट। तो जो बाइडेन के द्वारा यहाँ पर दो इंडियन साइंटिस्ट को अमेरिका का जो हाईएस्ट इनोवेशन की फील्ड में दिया जाने वाला साइंटिस्ट को अवार्ड है वो दिया गया है। वो दोनों पर्सन कौन है? अशोक गाडगिल एंड शुभ्र सुरेश। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा दो इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिनको नेशनल अवार्ड फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन दिया गया है, जिनका नाम है अशोक गाडगिल एंड शुभ्र सुरेश। ये जो अवार्ड है वो बेसिकली उन अमेरिकन को दिया जाता है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करते हैं। और इस अवार्ड की शुरुआत 1959 में की गई थी। लास्ट पर्सन जो न्यूज़ में है वो है कंगना रनावत। अभी हमने दशहरा का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, रावण का पुतला हम दहन करते हैं, रावण के पुतले को जलाते हैं। और ये जो प्रथा चली आ रही है बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो यहाँ पर ये जो सेरेमनी होती है या रावण दहन होता है वो लव कुश रामलीला मैदान में होता है। पिछले 50 सालों से हो रहा है, पर पहली बार किसी वीमेन ने, किसी महिला ने रावण दहन किया है और वो कौन है? कंगना रनावत है। ओके, तो कंगना रनावत बिकम द फर्स्ट वीमेन टू परफॉर्म रावण दहन एट लव कुश रामलीला। ठीक है, तो रामलीला में रावण दहन करने वाली पहली वीमेन कौन बन गई हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंगना रनावत बन गई हैं। डन इतनी चीज़ें। चलिए अब छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। और न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले हमने एक एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेटेड 2024 बैच लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें आपको जीएस की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। जितने सब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, उनके साथ पीवाईक्यू के भी सेपरेट वीडियोस मिलेंगे। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आप परचम के एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं और कोर्स को परचेज कर सकते हैं। क्लियर? आप चाहे तो इंडिविजुअल कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं अगर आपको कंबाइंड कोर्स परचेज नहीं करना है उस केस में। डन इतनी चीज़ें। अब स्टार्ट करेंगे हम कुछ और। न्यूज़ को, जैसे कि मैंने कहा पीएम अजय स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। कोई आज की स्कीम नहीं है ये। 2020-21 में बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, पीएम अजय स्कीम, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना इसका बेसिकली नाम है। इस स्कीम को अभी रिसेंटली क्या किया गया है? 3 सेंट्रली स्कीम को इसमें मर्ज किया गया है, इसलिए वापस से चर्चा में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पीएम अजय स्कीम में 3 सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम को जो है वो मर्ज किया गया है, इसलिए पीएम अजय जो स्कीम है वो न्यूज़ में है। कौन सी 3 वो योजनाएं हैं जिनका मर्जर किया गया है? तो पहला आप देख सकते हैं स्पेशल सेंटर असिस्टेंट टू द शेड्यूल कास्ट सब प्लान, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एंड बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। ये तीनों जो स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इन तीनों स्कीम को पीएम अजय स्कीम के साथ मिक्स कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, इसलिए ये पूरा मामला आज न्यूज़ में हम पढ़ रहे हैं। तो पीएम अजय का फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना इसका नाम है पीएम अजय। तो अगर पूछ लिया जाए कि पीएम अजय स्कीम का एसोसिएशन किस कास्ट से है या किस कैटेगरी से है, तो आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा होगा अनुसूचित जाति मतलब एससी कैटेगरी। शेड्यूल कास्ट से बेसिकली ये पूरी स्कीम एसोसिएटेड है। रिसेंटली इसमें 3 स्कीम्स का मर्जर किया गया है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंटर असिस्टेंट टू द शेड्यूल कास्ट सब प्लान एंड बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इस योजना को मतलब पीएम अजय योजना को लाया गया था 2021, 2022, 2021-22 में लाया गया था। ठीक है, इसका मकसद है कि एससी कम्युनिटी जो है उसमें पॉवर्टी को, गरीबी को कम करना। एससी कम्युनिटी जिस एरिया में रहती है, जिन विलेजेस में रहती है, मतलब जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, सड़कों का निर्माण करना और एससी कम्युनिटी के जो यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, रोजगार प्रोवाइड करना, जिसके लिए स्किल एंड डेवलपमेंट मतलब स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड उनको करना, ये इस स्कीम का मकसद है। तो अगर पूछ लिया जाए पीएम अजय स्कीम का मकसद क्या है, तो आप कहेंगे
पहली चीज़ एससी कम्युनिटी में पॉवर्टी को कम करना है। एससी कम्युनिटी के जो विलेजेस है जहाँ पर एससी कम्युनिटी मेजॉरिटी में रहती हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। इसके अलावा बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं आईआईटी एनआईटी वगैरह हैं उनके साथ मर्जर करके वहाँ पे छात्रावास मतलब हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल कराना है। इसके अलावा यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना है जिसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे रन करना है, स्किल ट्रेनिंग देनी है। क्लियर है? ये जो स्कीम है वो 28 स्टेट और यूटी में है। मतलब कुछ स्टेट और यूटी हैं जिनमें इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कौन सा है तो देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। ये चारों स्टेट आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दिखते हैं। ठीक है, ये चारों स्टेट आपको ईस्टर्न इंडिया के पार्ट दिखते हैं, हमारे पूर्वी भारत के हिस्से आपको बेसिकली ये देखने को मिलते हैं। और जो चारों स्टेट हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो ट्राइब्स है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है पॉपुलेशन में, और ऑलरेडी वहाँ पे डिफरेंट जो है वेलफेयर स्कीम रन होती हैं, उनके अपने कानून हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीएम अजय स्कीम में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को कवर नहीं किया गया है। अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर नगर हवेली एंड दमन दीप, लक्षद्वीप एंड लद्दाख, ये भी वो यूटी हैं जिनको कवर नहीं किया गया है अंडर द पीएम अजय स्कीम। स्कीम का मकसद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम महाराष्ट्र की एक यूनिवर्सिटी के बारे में, एक कॉलेज के बारे में, या फिर एक महाराष्ट्र के एक इंस्टीट्यूट के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसको रिसेंटली डी नोबो डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है। तो पहले समझते हैं आखिरकार ये मामला होता क्या है, ये डी नोबो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या स्टेटस है। बेसिकली ऐसी यूनिवर्सिटी जिनको ये स्टेटस दिया जाता है उनका मकसद होता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के अलावा आप एजुकेशन के अलावा रिसर्च वर्क में, इनोवेशन में और नॉलेज के सेक्टर में आप क्या काम कर रहे हैं या आपने क्या काम किया है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जो है वो लगभग 150 ईयर्स पुराना है, 150 साल पुराना लगभग इंस्टीट्यूट बताया जाता है, और लगातार एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहा है, रिसर्च वर्क कर रहा है, नॉलेज को इन्हांस कर रहा है। इसलिए इसे डी नोबो डीम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया है, जिसके जरिए क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट फिर एडिशनल फंड देती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली ये इंस्टीट्यूट फिलहाल में ऑपरेट होता है, तो एडिशनल फंडिंग दी जाती है, जिसके कारण आप यहाँ पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, नई लेबोरेटरी, नया फील्ड यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट ग्रांटेड डी नोबो डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट को डी नोबो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, और ये दर्जा यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा रिसेंटली दिया गया है। महाराष्ट्र में आपको ये इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। और डी नोबो डीम्ड यूनिवर्सिटी इज अ इंस्टीट्यूट डिवोटेड टू द इनोवेशन इन टीचिंग में किस तरीके से आप नया इनोवेशन कर सकते हैं, एंड द रिसर्च इन अ यूनिक एंड इमर्जिंग एरिया ऑफ नॉलेज। बेसिकली यहाँ पे इनोवेशन और एक्सीलेंस को एम्फेसाइज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एक्सेप्टिंग द इंस्टीट्यूट एज द इनोवेशन लेबोरेटरी बाय द मिनिस्टर प्रधान, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसे ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर स्कूल का रोल होगा डेवलपिंग पिक्चर फॉर द न्यू टेक्स्ट बुक, क्योंकि आर्ट स्कूल है तो नई आपको जो नई जो बुक्स आती हैं, टेक्स्ट बुक आती है, उनमें नई पिक्चर्स के लिए इनको काम होगा कि वो नई पिक्चर्स को डेवलप करें। ठीक है, एंड द स्टडी कोर्सेज फॉर द विश्वकर्मा योजना। इनका मकसद होगा हमारे ट्रेडिशनल आर्ट कल्चर को प्रोटेक्ट करना, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना। इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन सिस्टम के लिए। इसके अलावा बाकी मैंने बता दिया है, दिस चेंजेस एट डी नोबो डीम्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूट टू आर्ट एंड डिज़ाइन एजुकेशन। नेक्स्ट है, एक लंबी डिबेट चल रही थी इंडिया या भारत। ठीक है, तो इस पे हम चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा कि एनसीईआरटी टू रिप्लेस इंडिया विद भारत इन अपकमिंग बुक्स। तो रिसेंटली यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इस बात को कहा गया, आज की कहानी नहीं है, 2022 में सोशल साइंस कमेटी की एक मीटिंग हुई थी और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि आई होप कि जो नया एकेडमिक ईयर आएगा उसमें जो नई टेक्स्ट बुक आएंगी उसमें इंडिया का नाम भारत होगा। तो इनकी रिकमेंडेशन को मान लिया गया है बाय एनसीईआरटी और कहा है, पैनल ने सजेस्ट किया है कि आने वाली जो टेक्स्ट बुक होंगी उसमें इंडिया रिप्लेस कर दिया जाएगा विद भारत, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। ठीक है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट।
तो इंडिया जो कि भारत है ऑलरेडी मेंशन है, तो इंडिया लिखो या भारत लिखो, कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ गलत नहीं है, ठीक है। भारत का है या इंडिया का है, दोनों बातें ही संवैधानिक तौर पे सही हैं, ऐसी बात आर्टिकल 1 में लिखी है। और भारत जो है वो बहुत ही पुराना नाम है, क्योंकि बहुत ही ओल्ड नेम है। अगर हम बात करते हैं हमारे देश में भरत क्लेन के बारे में, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट बताते हैं, विष्णु पुराण में भी मेंशन है जो आज से 7000 साल पुराना है, उसमें भी भरत क्लेन के बारे में मिलता है और उसी भरत क्लेन के नाम पे भारत का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें, इंडिया ने भी अभी रिसेंटली जो G20 समिट हुआ था उसमें भी भारत नाम को प्रमोट किया था, क्योंकि हमेशा जो इनविटेशन भेजे जाते थे उसमें इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत मेंशन था। ये इंडिया टर्म पॉपुलर कब से हुआ, जब 1757 में प्लासी का बैटल होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की विक्ट्री होती है, उसके बाद इंडिया टर्म बहुत पॉपुलर हो जाता है और कंटिन्यूसली तब से अभी तक हम इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पैनल ने यह भी कहा है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत के इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री हम बात करते हैं, मीडिवल हिस्ट्री बात करते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री। और भारत के जो साइंस है, साइंस और नॉलेज है, उसके बारे में एक डार्क एरा दिखाया गया है कि भारत ने तो कुछ डेवलप किया ही नहीं, भारत तो एक गरीब कंट्री है, उनके पास नॉलेज नहीं है, हमने उनको सिविलाइज किया है, ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना है। जबकि ऐसी कहानी तो है नहीं। हमें पता है कि हमारे देश में कई सारे साइंटिस्ट रहे हैं, कई सारे ऋषि मुनि रहे हैं। इनफैक्ट हमारी जो टेक्सेस है वो भी हमें बताते हैं कि हमारा इनोवेशन कैसा था, साइंस कैसा था, तो उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को पता होना जरूरी है। हिंदू की जो डिफरेंट बैटल में विक्ट्री है, क्योंकि जनरली हम जब बुक्स खोलते हैं इतिहास की तो हमें देखने को मिलता है मुगल एरा पूरा देखने को मिलता है, जो भी युद्ध लड़े गए मुगल एरा के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जब हम ब्रिटिश काल में आते हैं तो उसमें भी हमें ब्रिटिशर्स की विक्ट्री के ऊपर कई सारी कहानियां देखने को मिलती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे युद्ध ब्रिटिशर्स ही जीते थे, नहीं, हिंदुओं की भी जो विक्ट्री हुई है मिडिवल एरा में उसको भी यहाँ पे शामिल करने की जरूरत है। और एंशिएंट हिस्ट्री को अब इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज अ क्लासिकल हिस्ट्री, ये रिकमेंडेशन भी दिया है। अगर रिकमेंडेशन मान लिया तो आने वाले हमारे जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक है तो उसमें ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट लिक्विड नैनो डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट। यहाँ पर देखिए पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये अमित शाह जी हैं और ये है मनसुख मंडाविया जी जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। इन दोनों ने मिलकर रिसेंटली गांधीनगर गुजरात में इंडिया का पहला लिक्विड नैनो डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। इंडियाज फर्स्ट लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फास्फेट मतलब डीएपी प्लांट इफ्को की मदद से इसको सेटअप किया गया है कलोल इन गुजरात, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। मनसुख मंडाविया जी भी यहाँ पे प्रेजेंट थे और इफ्को के जो चेयरमैन है दिलीप सांघवी वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। और उन्होंने कहा कि जब हमने इस लिक्विड डीएपी को प्रोड्यूस कर लिया है, इसका प्लांट हमने ओपन कर लिया है, तो जो हम डीएपी का इंपोर्ट करते हैं उसमें कमी आएगी, हमारा इंपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा, जिससे ये जो प्रोडक्ट है वो फार्मर्स के लिए भी क्या हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, फार्मर्स के पॉकेट में या उनके बजट में आ जाएगा। इस नैनो लिक्विड डीएपी प्लांट को लगाने के लिए इफ्को की मदद लगी है और 300 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा मिनिस्टर ने हमें ये भी बताया जैसे कि जो सॉलिड डीएपी और यूरिया होते हैं ये हमारी सॉइल के न्यूट्रिशंस को इफेक्ट करते हैं, लेकिन एज कंपैरिजन लिक्विड नैनो डीएपी ये हमारे न्यूट्रिशन जो सॉइल में है उसको इफेक्ट नहीं करते, ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है। और ये जो बॉटल होगी नैनो लिक्विड डीएपी की वो 600 रुपीज में अवेलेबल होगी जो कि फार्मर के बजट में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहा गया है, जब इंपोर्ट हमारा कम होगा, इंपोर्ट कम होने के कारण जो लॉजिस्टिक में कॉस्ट आते हैं, वेयर हाउस मतलब उनके स्टोरेज में जो कॉस्टिंग आती है वो भी रिड्यूस होगी, जिससे इनकी कीमतों पे भी असर देखने को मिलेगा। द प्लांट विल प्रोड्यूस 5 करोड़ बॉटल ऑफ नैनो डीएपी लिक्विड इक्विवेलेंट टू 25 टन ऑफ डीएपी। तो इसकी जो कैपेसिटी है प्लांट की वो 5 करोड़ बॉटल प्रोड्यूस करने की है। अब हमारे देश में 2 हेलीकॉप्टर चर्चा में रहते हैं हमेशा, एक है चीता और दूसरा है चेतक। नाम सुने हैं आप लोग ने इन हेलीकॉप्टर के, चीता एंड चेतक। इन दोनों हेलीकॉप्टर को फेज्ड आउट करने की बात हो रही है कि 2027 तक इनको हमारी जो भी ट्रूप्स हैं जिनमें इनका इस्तेमाल होता है इससे फेज आउट कर दिया जाएगा, मतलब इनका अब रिप्लेसमेंट करने का समय आ गया है। क्योंकि आप लोग हमेशा देखते रहते हैं ये बहुत पुराने मॉडल्स हैं, बहुत पहले इन टेक्नोलॉजी का यूज़ हम किया करते थे और काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी देखे जा रहे हैं, इसलिए इनको रिप्लेस करने की बात हो रही है बाय 2027 मतलब 2027 तक। तो फेज्ड आउट ऑफ चीता एंड चेतक हेलीकॉप्टर, इंडियन आर्मी ने फेज आउट करने की बात की है चेतक एंड चीता हेलीकॉप्टर 2027 तक।
और इनकी जगह कौन लेगा, इनकी जगह लेगा इंडिजीनियसली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि 6 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है वो हमको दिसंबर 2024 से लेकर जून 2025 तक हमको मिल जाएंगे और इनको हम रिप्लेस करेंगे फिर चीता एंड चेतक से, और एक फेज्ड मैनर में, मतलब धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि पूरी बटालियन को खाली कर दिया, ऐसा नहीं, फेज्ड मैनर में धीरे धीरे जितना ये प्रोडक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंगली हम इनको रिप्लेस करेंगे और 2027 तक हम पूरा यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देंगे। ठीक है, अगर हम चीता हेलीकॉप्टर के बारे में बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प के द्वारा बेसिकली चीता हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है और इस हेलीकॉप्टर को HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है और एक 7 सीटर हेलीकॉप्टर आपको जो है वो 5 सीटर हेलीकॉप्टर आपको चीता देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके पास, चीता के पास रिकॉर्ड भी है हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग का। ठीक है, और HAL ने इसको डेवलप किया है। चेतक हेलीकॉप्टर जो है वो 7 सीटर है और इसको भी HAL के द्वारा तैयार किया है विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। डन इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे बात हो रही है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, और ये भारत का पहला इंडिजीनियसली मल्टी रोल कॉमेट हेलीकॉप्टर होगा जिसको डिज़ाइन एंड डेवलप कौन कर रहा है, HAL कर रहा है। अगेन इसके स्पेसिफिकेशन मेंशन है कि यहाँ पर जो LCH होगा, मतलब आपका जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो कि चेतक और चीता को रिप्लेस करेगा, इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 3100 kg होगा, कैन कैरी अ यूजफुल लोड ऑफ 1500 kg, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी 220 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली ये 500 किलोमीटर की रेंज मतलब इसकी होगी, इतना उड़ान भर सकता है एक बार में। डन इतनी चीज़ें। चलिए, अब इस मैप को मुझे यही पिक्चर मिली तो मैं आपको बस थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। ये है हमारे प्यारे भारत का मैप। ठीक है, यहाँ ये भारत का मैप है, ये इंडियन पेनिनसुला है, यहाँ पर आता है अरेबियन सी और यहाँ पर आता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इतनी चीज़ें। अरेबियन सी में कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था एक साइक्लोन जनरेट हुआ था विशिष्ट तेज, जिसका नाम किसने रखा था, इंडिया ने रखा था। वैसे ही बे ऑफ बंगाल में भी एक साइक्लोन जनरेट हुआ है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर इतनी चीज़ें। तो कौन सा साइक्लोन है, साइक्लोन हामून। साइक्लोन हामून बे ऑफ बंगाल में जनरेट हुआ है और यहाँ पे अलर्ट इशू किया गया है फॉर बांग्लादेश एंड हमारे जो ईस्टर्न स्टेट है इंडिया के। ठीक है, साइक्लोन हामून ये जो नाम दिया गया है वो ईरान ने नाम दिया है। किसने नाम दिया है, ईरान। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि साइक्लोन हामून किसने नाम दिया है, तो ईरान ने नाम दिया है। तो ईरान की एक जो टेम्पररी डेजर्ट लेक है उसके नाम पे ही इसका नाम बेसिकली दिया गया है। डन इतनी चीज़ें। तो यहाँ पे कल कुछ बच्चों के मैसेज आए हुए थे मुझे, मैडम हिंदी में पढ़ाओ। तो देखो ये हिंदी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, ये हिंदी का एक क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि हामून साइक्लोन जो है उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि हामून जो साइक्लोन है ये नाम ईरान ने दिया है। हामून साइक्लोन में जो स्पीड है विंड की वो 65 से लेके 100 किलोमीटर पर आवर की है और ये साइक्लोन बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में जनरेट हुआ है, उत्पन्न हुआ है। कौन से कथन सही हैं, तो हमें पता है तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हामून जो साइक्लोन है उसका नाम ईरान ने दिया है। इस साइक्लोन में 65 से लेके 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। ठीक है, और ये जो साइक्लोन है बंगाल की खाड़ी मतलब बे ऑफ बंगाल में जनरेट हुआ है, जिसके कारण इफेक्टेड एरिया अगर पूछ लिया जाए तो बांग्लादेश है और हमारे इंडिया के ईस्टर्न स्टेट है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। अब चाहे ये कहानी हिंदी में लिखी हो या चाहे ये कहानी इंग्लिश में लिखी हो, मैं बोलूँगी तो ऐसे ही। तो मैंने यहाँ पे कौन सा हिंदी शब्द इस्तेमाल नहीं किया जो आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आप चाहें कि सारी चीज़ें ऐसा हिंदी में पढ़ाएं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ दोनों भाषाओं में आपको एक्सप्लेन करने की, जिससे जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आए, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आए। क्योंकि मैंने इसको जो ट्रांसलेट किया तो मुझे लगता है भले ही हिंदी में लिखा हो लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों को भी समझ में आया ही होगा। ठीक है, तो पूरी चीज़ें हिंदी में पॉसिबल नहीं है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो PDF आपको कम्प्लीटली हिंदी में मिलेगी। यहाँ पर मैं जो वीडियो बनाती हूँ या पढ़ाती हूँ आपको वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को यहाँ पर चीज़ें समझ आएँ और वो मेरे साथ कनेक्ट हो पाएँ। तो आई होप आप लोग कनेक्ट हो पा रहे होंगे। क्लियर इतनी चीज़ें। अंत में बात करते हैं हम यहाँ पर इंडिविजुअल साइंस के कोर्स के बारे में। आप इंडिविजुअल साइंस का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे श्रीलंका से। तो श्रीलंका ने अनाउंस किया है वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस। कुछ समय पहले आपने देखा इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में आए थे जब से कोविड-19
आया था उसके बाद से, क्योंकि कोविड-19 के बाद क्या हुआ कि जो टूरिज्म था वो कम हो गया या ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। तो कोविड-19 लगभग 2 साल, कोई एक ऐसी कंट्री जिसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी किस पे चल रही है, टूरिज्म पे चल रही है कि पर्यटन आएंगे, लोग घूमने आएंगे और हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा रोजगार, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन लास्ट 2 ईयर से मतलब कोविड के समय और उसके बाद भी आप देखेंगे उतना ट्रैवलिंग लोगों की हो नहीं पाई। तो श्रीलंका में जो उसकी इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे बेस्ड होती है, उसके कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखे गए, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना भी करना पड़ा, मतलब बेरोजगारी भी देखने को मिली। इसलिए श्रीलंका ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री देगा कि इंडियंस आएँ और श्रीलंका को घूमें बढ़िया बिंदास तरीके से। तो इसलिए श्रीलंका ने ये प्रोजेक्ट पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया है और यहाँ पर मतलब इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री मतलब अभी से, तुरंत अभी से कब तक रहेगी, 21 मार्च 2024 तक रहेगी। तो बिंदास पेपर दीजिए और उसके बाद घूम के आइए श्रीलंका, कोई वीज़ा लगना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 6 और कंट्री हैं इंडिया के अलावा जिनको वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है श्रीलंका। कौन कौन है? चाइना, रशिया, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। रीज़न क्या है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बेसिकली डिपेंड करती है टूरिस्ट अराइवल पे और पिछले कुछ समय में टूरिस्ट की संख्या काफ़ी कम हुई है, जिसके कारण यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस रजिस्टर किए गए हैं, देखे गए हैं। और श्रीलंका ने एक्सपेक्ट किया है कि 5 मिलियन आने वाले समय में 5 मिलियन तक अराइवल्स होगा टूरिस्ट का। क्लियर है, इसलिए वीज़ा फ्री एंट्री यहाँ पे बोली गई है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा रिसेंटली आदि महोत्सव का शुरुआत किया गया है। आदि महोत्सव, जिसको हम नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल भी कहते हैं, 25 अक्टूबर से इसकी शुरुआत अहमदाबाद गुजरात में हुई है। ये जो आदि महोत्सव या ट्राइबल फेस्टिवल है एक बहुत बड़ा शो है ट्राइबल्स के लिए, बेसिकली उनके आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए। उसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? ट्राइफेड। ट्राइफेड का नाम क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसके अलावा यूनियन कैबिनेट के द्वारा MOU पे साइन कर दिए गए हैं इंडिया और जापान के बीच में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की पार्टनरशिप के लिए। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मक्का मिशन किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरोपियन यूनियन का सैखरोव प्राइज किसे दिया गया है ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा महसा अमीनी, ऑप्शन बी। इंडिया का पहला लिक्विड नैनो DAP प्लांट कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ द कॉटन लॉन्च बाय द यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कस्तूरी कॉटन भारत। मैंने बताया था इसके बारे में आपको, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है INS इम्फाल, जो कि 3rd नंबर की शिप है प्रोजेक्ट 15B की। आपको मुझे बताना है कि INS इम्फाल किसने डिजाइन की है, किस कंपनी ने इसको डिलीवर किया है? तो MDL मतलब मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, ऑप्शन ए। USA ने रिसेंटली चाइना की 3 फर्म्स पे सैंक्शन लगाए हैं क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे कि उन्होंने मिसाइल कंपोनेंट को सप्लाई किया है किस कंट्री को? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लोन हामून, जो कि बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ, किसने नाम दिया है? ईरान ने नाम दिया है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को अनुभव अवार्ड के बारे में बताया था और आपको डिस्कस किया था अबाउट द अनुभव पोर्टल। अनुभव पोर्टल की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। 4 मिनिस्ट्री आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, तो आप इनके बारे में मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें हम आने वाले वीडियो में कर लेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।